द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज आई एम हेयर फॉर ए काउंसलिंग सेशन, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने बिल्कुल भी लॉजिक्स को नहीं ढूंढना, जो आ रहा है लेते जाना है। कभी कभार हम देखते हैं कि यार नई बात कौन सी कर रहा है, रिपीट कौन सी कर रहा है, और रिपीट वाली बात को सही सुनते नहीं है। रिपीट इज नॉट बैड, दिस होल एंटायर एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन रिपीट। रिपीट नहीं होता, रिपीट होता है। अगर रिपीट नहीं करेंगे तो याद कैसे होगा? रिपीट करने 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 से याद होता है ना। आपके परदादा ने बात रिपीट की आपके दादा को, आपके दादा ने बात रिपीट की आपके अब्बू को, आपके अब्बू ने बात रिपीट की आपको, आप करेंगे अपने बच्चे को। तो रिपीटेशन तो इतनी इंपॉर्टेंट है। हाउ यू कैन से दैट रिपीट इज बैड? रिपीट इज गुड। इट इज योर आर्ट। ये आपका आर्ट है कि आप कौन सी बात पकड़ लेते। आप में से कोई इंजीनियर होंगे, आप में से इंजीनियरिंग स्कूल से कौन है? जो इंजीनियरिंग स्कूल से, इंजीनियरिंग। मेडिकल से कौन है? फाइनेंस से कौन है? मेडिकल से कौन है? अच्छा, गुड। यार स्टूडेंट्स, आर यू स्टूडेंट्स? कहां से, आप कहां से हो? आप हाँ, आप दोबारा बताइएगा। ये क्या है? ग्रेजुएट कॉलेज। क्या कर रहे हैं आप? BS इंग्लिश। और आप बेटा इनसे पीछे जी, आप क्या कर रहे हैं? क्या इंटर में? अच्छा, गुड। देखिए डाइवर्सिफाइड ऑडियंस बैठी है। कोई बात आप जब लोगे तो अपने हिसाब से आगे लोगे ना, तो आपने बिल्कुल गौर से बात को सुनना है और फोकस करना एक चीज के ऊपर। सारी जिंदगी ये बात याद रखना। मैंने दुनिया के ना बड़े बड़े अमीर आदमियों को पढ़ा और ये देखा कि क्या इन्होंने मल्टीपल स्ट्रीम से चीज हासिल की, बहुत ज्यादा जगहों पे टांगे अड़ाई, बहुत जगहों पे अपना फोकस रखा। तो आप हैरान होंगे, एक भी आदमी ने अपनी जिंदगी के आगाज में मल्टीपल स्ट्रीम्स नहीं रखी। एक काम शुरू किया और डट के जान लगा कर किया। देखो मैं यहां पर 100 गड्ढे खोद दूं 1-1 फुट के, किसी से पानी नहीं निकलेगा। एक ही गड्ढा मैं 100 फुट का खोद दूंगा, पानी निकल आएगा। एक काम करो, खूब के करो। सुन रहे हो भी? सिर्फ सुनो। बतख दौड़ती भी है, तैरती भी है और उड़ती भी है, जंपे जुपे लगा लेती है। 3 काम करती है, तीनों काम एवरेज करती है, तीनों काम अच्छे नहीं करती। चीता एक काम करता है, दौड़ता है 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। एक काम करो, डट के करो। मछेरा जिस दिन दरिया में नहीं ना जाएगा मछली पकड़ने, उस दिन क्या करेगा? कश्ती को पेंट करेगा, जाल को बुनेगा। यानी जो मेन काम है उसको सपोर्ट करने वाली एक्टिविटी करेगा। एक काम करो, जब उसमें माहिर बन जाओ, अब आगे बढ़ के किसी और काम को थामो। तो वी आर हेयर टू लिसन समथिंग गुड, और इसके लिए आपने क्या करना है? गौर से बात को सुनना है। अच्छा सुनिएगा, मेरा प्लान क्या है आज? मेरा प्लान ये कि मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा, आपको तोहफे दूंगा और आप मुझसे क्वेश्चंस करेंगे, उसके आंसर्स लेंगे। हमारे जो को होस्ट हैं वो गुलाम मोहम्मद भाई होंगे और हम इसको स्टार्ट करेंगे आपके क्वेश्चंस के साथ और फिर उसके आंसर्स देते हुए आगे लेके चलेंगे। प्लान सिर्फ इतना है कि आई जस्ट वांट टू अनलॉक द सीक्रेट पावर्स इन योर माइंड एंड इन योर बॉडी। आई बिलीव दैट यू पीपल, ऑल ऑफ यू हैव सम हिडन टैलेंट अंदर है। मुझे उसे पॉलिश करना है अपने अल्फाज से, क्योंकि अल्फाज की पॉलिश बहुत ज्यादा अहम तरीन और कीमती होती है। टेंटेड और रस्टेड हो गई आपकी क्वालिटीज, आपको अपना अंदाजा ही नहीं हो सक रहा। ये बात याद रखना, अल्लाह ने बॉडी ऐसे बनाई है कि लर्निंग मशीन है ये। आप जब देखते हो, जब सुनते हो, इल्म आपके जिस्म के अंदर जा रहा होता है, और जब आप बोलते हो, लिखते हो, इल्म आपके अंदर से बाहर आ रहा होता है। इस वक्त मेरा इल्म बाहर आ रहा है क्योंकि मैं बोल रहा हूं, आपके अंदर इल्म जा रहा है क्योंकि आप चुप करके सुन रहे हैं। खामोशी को कभी भी कम ना समझना। खामोशी बहुत गहरी है, समुद्र खामोश होता है, कितना गहरा है। खामोशी को छोटा ना समझना। खामोशी बहुत ऊंची है, माउंट एवरेस्ट खामोश है, कितना ऊंचा है? 26,000 फीट। और खामोशी की कदर कैसे करो? बोर होना सीखो यार, बोर हो, बोर ही नहीं होते। ये मोबाइल ने हमारी बोरियत छीन ली है, ये बात याद रख लेना। आई एम गोइंग टू स्टार्ट
एंड आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म यू दैट। आप नौजवान, हो सकता है आपको बात समझ ना आए, लेकिन ये बात मेरी लिख लो, समझ आए ना आए लिख जाओ, फिर बाद में देखना 10 साल बाद आपको इस बात का इदराक होगा। जो बंदा बगैर किसी मकसद के दिन में 6 से 7 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करता है ना, भीख मांगेगा। और जो 8 से 10 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करता है बगैर मकसद के, पागल हो जाएगा, कपटी हो जाएगा, समझ नहीं आएगी। ये औरत मां है, अच्छा हाँ ये बाप है, तो जो मां बाप को ऐसे कहते उससे बड़ा पागल कौन है। इतना ना इस्तेमाल किया करो, लॉगरिदम चेंज कर देता है। मैं तो पूरी कोशिश करूंगा भाई आपकी जंग आलूद सलाहियत को आज पॉलिश करने की और आपके अंदर की सलाहियतों को जगाने की। लेकिन कभी कभार पता क्या होता है, किसी कैदी को अपनी हथकड़ियों से प्यार हो गया होता है। जब उसको अपनी जंजीरों से प्यार हो गया, मैं उसे कैसे छुड़ा सकता हूं। एक औरत ना प्रिजनर्स को आजाद करवाया करती थी। उसे किसी ने पूछा प्रिजनर को आजाद कराने का सबसे मुश्किल क्या होता है? जमानत करवाना, लेके बाहर जाना? कहती नहीं, उसको यह एहसास दिलाना कि तुम कैदी हो, मान जाओ, आ जाओ बाहर। आजादी से नफरत है कुछ लोगों को। पिंजरे में बंद हो, दुख की बात यह है कि पिंजरे की चाबी भी आपकी जेब में है, मैं क्या करूंगा। थोड़ा सा अपने आप को खोलो, थोड़ा सा अपने आप को आजाद करो, आपको अंदाजा होगा आपके अंदर कितना टैलेंट पोशीदा है और कितना आप आगे से आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, आप में टैलेंट है, आप इस टैलेंट को कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, ये आपने देखना है। याद रखिए हम इंसान हैं, और इस बात को हमेशा याद रखिएगा, हम इंसान हैं, हमारी बीवी भी इंसान है, हमारा दोस्त भी इंसान है, हमारे टीचर भी इंसान है, अम्मी भी इंसान है, अबू भी इंसान है। और इंसान से ना गलतियां होती हैं, इंसान झूठ बोलते हैं, इंसान धोखा भी देते हैं। अगर कोई दोस्त झूठ बोल दे, अगर कहीं से धोखा मिल जाए, तो इतनी बड़ी सजा ना दे दो उसको। आप भी करते हो ऐसे, मानो हम इंसान हैं, इंसान से गलतियां होती हैं। इंसान में सारे प्लस माइनस हैं जो आप में हो सकते हैं। आपको जबरदस्ती में अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा हूं, क्यों? मुझे पता आप इंसान है, आप मुतवज्जे नहीं होना चाह रहे, आप इधर उधर देखेंगे, बात को टालेंगे, अच्छी बात जाया हो जाएगी। आई हैव टू टेक योर अटेंशन, आई हैव टू पुट प्रेशर ऑन यू, क्योंकि मुझे ये 1.5 घंटा आपको कुछ दे के जाना है। मैं जब वहां से अंदर आ रहा था ना, मेरे जहन में एक बात थी, मैंने आपके जहन में वो बीज बोना है, एक नई कंस्ट्रक्शन करनी है। और याद रखो, जब नई कंस्ट्रक्शन होती है ना, पुरानी बिल्डिंग को गिराना भी पड़ता है। आप तैयार नहीं होगे बिल्डिंग गिराने के लिए, तो मैं कैसे नई कंस्ट्रक्शन करूंगा। लेट्स चेंज द टॉपिक फॉर अ मोमेंट, और यह याद रखना है कि हम इंसान हैं। आमतौर पे जो फाइनेंस के लोग होते हैं ना, और इंजीनियरिंग के लोग होते हैं, कभी कभार मेडिकल के लोग भी, कंप्यूटर साइंस के तो हर दफा, आप लोग ना ये भूल जाते हो कि हमारा कस्टमर ह्यूमन है। क्योंकि आप लोग ना टेक्निकल साइड पे बहुत तवज्जो दे रहे होते हो। कंप्यूटर है तो डॉस, लिनक्स, C++, पाइथन, और जनाब ऐप बनाई। फाइनेंस वाला तो डेबिट, क्रेडिट, लाइबिलिटी, एसेट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। बस मत किया करो ऐसे। आपका फाइनल कस्टमर इंसान है, वो इमोशंस का बना हुआ है। आपको डीप, लॉन्ग लास्टिंग, पेनिट्रेटिंग ह्यूमन रिलेशंस बनाने आने चाहिए। जो ये काम कर लेता है वो कामयाब है। फिर सुनो, डीप, लॉन्ग लास्टिंग एंड पेनिट्रेटिंग रिलेशंस, ह्यूमन इमोशंस को समझो। आज बड़े से बड़ा ब्रांड आपके जज्बात के साथ खेल रहा है, नहीं खेल रहा? बड़े से बड़ा जुर्म आपके जज्बात की वजह से हो रहा है। आपकी सियासी और आपकी मजहबी वाबस्तगियां क्या कुछ नहीं करवा लेती हैं आपसे। एक बंदा खड़ा था इधर, वो अपना आइडिया दे रहा था बिजनेस का। सर मैं ये भी करूंगा, सर मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। उसने देखा 2 लड़के खड़े होकर ना हंस रहे हैं मुंह देखा, ये करेगा ये कहता है जब मैंने उनको देखा ना, मुझे हंस रहे हैं, ऐसी आग लगी। 2 महीने में कारोबार शुरू किया, 3 महीने में प्रॉफिट में ले आया मैं। कई उन दोनों की वजह से था। इसे कहते हैं चैलेंज फ्यूल। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, जिंदगी में ऐसे बंदे लाओ जो तुम पे हंसे, जो तुम पे टॉन्ट करें, जो तुम्हें कहे तुम तो कुछ नहीं कर सकते। देखना क्या ऐसी आग लगेगी, ऐसी तैसी मैं करके दिखाता हूं इसको।
जज्बात। दिस इज द ह्यूमन साइकी, इसे को बच नहीं सकता, ये हकीकत है, ये सच है। होता कि नहीं ऐसा बताओ? क्या कैसे दिया इसने? तो बात को थोड़ा सा बदलते हैं। मैंने आते हुए एक बड़ी प्यारी वीडियो सुनी, मैंने कहा ये वीडियो मैं आपसे पहले शेयर करूंगा। पहले मेरा प्लान नहीं था, लेकिन मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूंगा। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी, सुनिए। क्या हुआ था उसमें? बताएं, कोई खड़ा होकर बताए, बता दो। काउंसलिंग है, आपसे मैं सीखता रहूंगा, आपको सिखाता रहूंगा। कछुआ जीत गया था, वेरी गुड। बैठ जाए, अपना नाम तो बताए ना अपना। क्या करते हैं आप? ट्रेडिंग करते हैं, माशाल्लाह। थैंक यू अकील भाई, आपने बड़ी अच्छी एडिशन की। कछुआ जीत गया था, बैठिए, थैंक यू। हाँ बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जबरदस्त, कछुआ जीत गया था। मैं थोड़ा मुस्कुराता भी रहूंगा, आप भी मुस्कुराते रहिएगा, लेकिन साथ साथ चलिएगा। कभी कभार ना कोई बंदा बदतमीजी का सा रवैया रखता है, ऐसा ना कीजिएगा। ये जो सीखने वाले लोग होते हैं ना, वो जब टॉक्स हो रही होती है, वो मैं तो करूंगा, जारी बात है, मेरा तो एक काम है कि मैंने करना है। मैंने रूल पढ़ा हुआ है 5%, 38% और 55% का। चलो ये भी बात ले जाओ कि जब भी आप तकरीर कर रहे हो ना, पब्लिक स्पीच कर रहे हो, तो आपके वर्ड्स का इंपैक्ट सिर्फ 5% होता है। यानी जो मैं बोल रहा हूं ना, इसका असर कितना है? सिर्फ 5%। और 38% क्या असर है? आवाज का उतार चढ़ाव। और 55% ये बॉडी लैंग्वेज, हिल रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। मैं तो करूंगा ये, क्योंकि मैं प्रेजेंटर हूं, परफॉर्मर हूं आपके आगे। आपने साथ रहना है, सीखते जाए। कछुआ खरगोश की कहानी, इसका एक पार्ट नहीं था, इसके एक से ज्यादा एपिसोड्स थे। पहले एपिसोड में क्या हुआ? कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। इसके बाद पार्ट 2 आया। पार्ट 2 में खरगोश को एहसास हो गया कि मैं सोया क्यों, हार गया। वो सोया नहीं, और पार्ट 2 में कछुआ जीत गया। सबक क्या मिला? कि एक बंदा जो काबिल हो, लायक हो, उससे गलती हो जाती है, और गलती को ठीक भी कर लिया जाता है, तो वो जीत गया। पार्ट 3 भी था। क्या? कछुए ने कहा अब मेरी मर्जी के ट्रैक पे रेस करनी है। कहा चल ठीक है। वो जो ट्रैक था ना, उसके बीच में नहर आती थी। कछुआ नहर के एक तरफ खड़ा है, खरगोश नहर के एक तरफ खड़ा है। कछुआ अंदर गया, तैर के जीत गया। इससे क्या सबक मिला? कि हमेशा स्ट्रेटजी वो बनाओ, फ्यूचर वो बनाओ, कैरियर वो बनाओ जिसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ नुमाया हो, जिसमें तुम्हारा प्लस नुमाया हो। हरा दिया उसने। आखिरी भी एक पार्ट है। इस पार्ट में फ्रेंडशिप थी, फ्रेंडशिप रेस थी। अब फिर वही ट्रैक लिया उन्होंने जिसके अंदर नहर आती थी। लेकिन अब क्या हुआ? जो खुश्की वाला रास्ता था ना, उसमें कछुआ खरगोश के ऊपर बैठ गया। अब क्या हुआ? खरगोश ने खुश्की वाला रास्ता जल्दी तय करवा दिया, और जब नदी आई, खरगोश कछुए पर बैठ गया और वो रास्ता पार हो गया। और इससे क्या सबक मिला? कि दोस्त वो बनाओ कि तुम्हारी जो वीकनेस हो उसकी वो स्ट्रेंथ हो। तुम्हारी वीकनेस क्या थी? तुम तेज दौड़ नहीं सकते थे। उसकी स्ट्रेंथ क्या थी? वो खुश्की पे तेज दौड़ सकता था, तो दौड़ लिया उसके साथ। दोस्त ऐसा बनाओ। तो चीज जो मैं आपको बता रहा था ना, वो है बहुत ज्यादा। मैंने ऐसे लोग देखे जो इतने अमीर नहीं थे, एवरेज थे। ऐसे लोग देखे जो इतने टैलेंटेड नहीं थे, एवरेज टैलेंट था। ऐसे लोग भी देखे जो इतने खूबसूरत भी नहीं थे, एवरेज बस उनका ब्यूटी थी, एवरेज मेंटालिटी थी, एवरेज मेमोरी थी। लेकिन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट पर गए वो, एक वजह से। सिर्फ आज ले जाना, ये बात ले जाना। आप इसको ना समझते नहीं हो, आप इसको इग्नोर कर देते हो। बहुत दफा आपने बात सुनी है, लेकिन आज ले जाना। और वो बात पता क्या? इस्तिकामत। याद रखो, 6 महीने किसी काम को पकड़ के कर दो, बस 6 माह, सिर्फ 180 दिन, नए हो जाओगे, बिल्कुल नए। सेब खा लो 180 दिन, 4 सफे पढ़ लो रोज 180 दिन, साइकिलिंग कर लो, जिम चले जाओ। पता है जिम में सबसे मुश्किल वेट और सबसे भारी वजन क्या होता है? बताओ? जिम का दरवाजा, वो ही नहीं खुलता। वो खुल जाए, अंदर जाओ, मैं करूं कुछ, क्या करूं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेट इन होल जिम इज द फ्रंट डोर, विच यू कैनॉट ओपन, विच यू कैनॉट डेयर टू ओपन। इस्तिकामत दिखाओ, इस्तिकामत। बड़े एवरेज किस्म के लोग आगे निकल गए क्योंकि इस्तिकामत के साथ उन्होंने काम किया,
और आगे से आगे बढ़ते चले गए। सिर्फ 180 दिन में आपसे कह रहा हूं, कोई भी काम कर लोगे ना बिल्कुल इनविजिबल हो जाओगे और इतनी आगे पहुंच जाओगे, इतनी आगे पहुंच जाओगे। क्योंकि याद रखना, सक्सेस और ग्रोथ, सक्सेस और ग्रोथ, जब भी आप सक्सेस और ग्रोथ की तरफ जाओगे ना, जीतोगे और आगे बढ़ोगे, उस वक्त ये याद रखना कि दो चीजें आप खो दोगे, एक अपना पुराना वर्जन और एक अपने पुराने दोस्त। हर दोस्त आपके साथ सेट नहीं होगा, उससे आपका नया वाला जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। वालेकुम अस्सलाम। जी रिजवान, गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग करता हूँ मैं। जी जी। तो मेरा आपसे ये सवाल है, एक जुमला हमारे यहाँ बहुत बोला जाता है, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, इसके बारे में थोड़ी रहनुमाई करें। इस्लाम इज ए कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, ये हमारा ईमान है। ईमान है ना हमारा, हाथ खड़े नहीं कराने चाहिए, ना खड़े कीजिएगा आप, ये हमारा ईमान है, कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस्लाम इज ए कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। इस्लाम के अंदर तमाम सफीयर्स कवर होते हैं, ऑल द सफीयर्स आर कवर्ड कंप्लीटली कंप्लीटली कंप्लीटली। देखो, एक इबादत ऐसी है जिसमें सफर है, जर्नी है, उसको हज कहते हैं। एक इबादत ऐसी जिसमें भूख है, उसको रोजा कहते हैं। एक इबादत ऐसी जिसमें जिस्मानी मुशक्कत है, उसको नमाज कहते हैं। एक इबादत ऐसी जिसमें पैसे की कुर्बानी है, उसको ज़कात कहते हैं। कितनी वैरायटी हो गई ना, वैरायटी देख रहे हो, पूरा इंसान कवर हो गया इसके अंदर, पूरा मुआशरा, पूरी सकाफत। और हमेशा यह बात याद रखना, हमारी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इसके अंडरलाइंग पर्पसेस है। अपेरेंटली कुछ और है, बुनियाद, वजह, अंडरलाइंग पर्पस कोई और है। ये मैं कर रहा हूं, मुझे बताओ क्या है? ये ऐसे किया, हाथ बांधे, यूं किया, ये क्या है? बताओ बताओ, इधर बोलो, क्या है ये? क्या है ये? नमाज है। ठीक है, नमाज बज़ाहिर एक ऐसी इबादत है जो मैंने बताई, हाथों को लगाया, हाथ बांधे, झुके, ये नमाज है। असल क्या है कि तुम्हें बेहयाई और बुरी बातों से रोकना मकसूद है, ये कोर ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि नमाज पढ़ने का कोई फायदा अल्लाह को नहीं होता। क्या आप समझते हो मैं नमाज पढ़ता हूं ये अल्लाह को कोई फायदा होता है? वो खालिक कायनात है। पूरी दुनिया के 8.5 अरब लोग नमाज ना पढ़े उससे फर्क नहीं पड़ता, नमाज पढ़ ले उसको फिर भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्यों है? ताकि तुम और तुम्हारा माशरा बेहयाई और बुरी बातों से रुके। रोजे में क्या करते हो? भूखा रहते हो। याद रख लेना, भूख इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। जो बंदा भूखा रह गया ना वो सब कुछ कर सकता है। रह के दिखाओ, और मुझे वो बंदा दिखाओ जिसने पेट भर के खाने खाए हो और दुनिया में कोई कामयाबी हासिल करके दिखाई हो। नेवर एवर, जब भी कोई काम करना होगा ना बड़ा, याद रखना सबसे पहले भूख को कम करना अपने। नबी पाक के विसाल के बाद बीबी आयशा सिद्दीका ने फरमाया, पहली चीज जो मैंने देखी ना मुसलमानों में, जो बाहर से आई, जो नजर नहीं आई, वो ये पेट भर के खाना खाना था। 5 फौजी 5 खजूरें खाते थे और 3 लाख की फौज को शिकस्त देके आ जाते थे। आप समझ नहीं पा रहे इसको। आप समझते हो तकवा सिर्फ मस्जिद की सफों में है। नहीं, तकवा खाने की प्लेट पर है। तकवा लैपटॉप के पीछे बैठकर है। तकवा खाते में डेबिट क्रेडिट की एंट्री करते वक्त है। तकवा मोबाइल फोन की फ्रेंचाइज पर बैठकर है। तकवा यू मेडिकल कॉलेज के अंदर ऑर्थोपेडिक सर्जरी करते हुए है। उसको नहीं पता उसकी मां अंदर पड़ी हुई है। तुम डॉक्टर हो, ये काला काला क्या होता है हमारा ये एक्सरे, मुझे क्या पता, तुम्हें पता है। तुम कहोगे कि 10 लाख का इंप्लांट डलेगा, मैं तो अरेंज करूंगा, मेरी मां है। कल कल तुम्हें जवाब देना होगा कि 10 लाख का डलना था या तुम्हारी जेब में 8 लाख जाने थे। तुमने पूरा पेट भर लिया तो तकवे की तो जगह ही नहीं रही पेट में। पेट तो पूरा खाने से भर लिया, तकवा कहां जाएगा? जगह तो छोड़ो। रोजे का मतलब है तकवा, रोजे का मतलब है पंक्चुअलिटी। और हज मुसावात। अमीर 3 आदमी और रंग के कपड़े पहनता है हज में, गरीब 3 आदमी एक ही जैसा होता है ना, कफन की तरह का। और 25 लाख बंदा आ गया, ला शरीक अलग, ऐ मालिक तेरा कोई शरीक नहीं, ला शरीक अलग, ऐ मालिक तेरा कोई शरीक नहीं। क्या बता रहा है दुनिया को कि देखो हम एक रब को मानते हैं। और पैसा 2.5 रुपए 100 में से देने हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जिसके दिल में ईमान है वो तो फौरन दे देगा, नो इशू। लेकिन बहुत बड़ी बात है, इसने पूरे माशरे से गुर्बत खत्म करनी है, पैसे से आपकी नफरत लेकर आनी है। एक बच्चा ना बकरा ज़िबा करते हुए रो रहा था। बाप ने पूछा, बेटा क्यों रो रहा है? कहा, अब्बू मेरा बकरा ज़िबा हो रहा है। बकरा जानवर ही ऐसा है, ना चक्की काटता है, ना कुछ बोलता, ना भौंकता है, कुछ नहीं करता, बेचारा आराम से ज़िबा हो जाता है ना। ऐसा उससे प्यार हो जाता है बकरे से। वो रो रहा था। बाप ने कहा क्यों रो रहा है? कहा, अब्बू मुझे प्यार हो गया। क्या यही तो कुर्बानी सिखाती है
कि बेटा जब तुझे किसी से भी बहुत प्यार हो जाए, हुक्म अल्लाह का है तो प्यार तो कुर्बान कर दे। तू नोट गिनता जा रहा है, अल्लाह का हुक्म है 2.5% दे दे। तू दुनिया पूरी में जा रहा है सैरें करने, अल्लाह का हुक्म आया रिफात पहुंच जा। तू दुनिया के सारे खाने खा रहा है, डिलीशियस फास्ट फूड, अल्लाह का हुक्म आया 30 दिन भूखा रहा है। दिस इज इस्लाम। ब्यूटी चेक करो, कसम से ब्यूटी चेक करो। यूटी लाहौर में एक इंजीनियर खड़ा हुआ था, मुझे याद है, कहता था सर आई एम एन इंजीनियर, यू टोल्ड मी दैट नबी पाक इज द फाइनल अथॉरिटी एंड a beacon house for all of us. Being an engineer, how I can take guidance from His Holiness life? मैं इनकी ज़ात अक़दस से क्या रहनुमाई हासिल कर सकता हूं? बता, मैं इंजीनियर हूं। And it was a very valid question. मैं यही कहूंगा कि जब भी आप मिलाद पर जाएं, मौलाना साहब से या किसी से कहें कि यार पहले मुझे बताएं कि मैं ताजिर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं बायो पढ़ता हूं, मेरे लिए क्या रहनुमाई है, मुझे ये बताएं, मेरे लिए क्या रहनुमाई है। सबसे बेहतर बात तो मेरे लिए यही है ना, मैं प्रेस क्लब में हूं, मैं सहाफी हूं, मेरे लिए क्या रहनुमाई है। मैंने कहा देख बेटा, मैं पूरा सिलेबस नहीं बताऊंगा, रात मैंने एक हदीस पढ़ी है, मैं वो हदीस सुनाऊंगा और मैं आपको कल रात तक का प्रोजेक्ट देता हूं, अपने इस हदीस पर अमल करना है। और आज एबटाबाद की यूथ टॉक्स वालों को भी यही प्रोजेक्ट देके जा रहा हूं। एक हदीस है सिर्फ, कायनात के राजों से पर्दा उठ जाता है जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की जुबान अक़दस से कुछ अदा होता है, कायनात के राजों से। इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, फाइनेंस ऑफिसर साहब, कॉलेज के स्टूडेंट साहब, टीचर साहब, ये एक हदीस सुन लो और कल तक अमल करके दिखाओ। नबी पाक ने फरमाया, आई टेक इट ऑन मी टू गारंटी अ हाईएस्ट प्लेस इन पैराडाइज फॉर द वन हु लीव आर्गुइंग इवन इफ ही इज राइट। मैं तुम्हारा नबी तुम्हें गारंटी देता हूं। कहां की गारंटी देखो, सादिक और अमीन। कहां की? एक आला घर है जन्नत में। अच्छा, गारंटी कौन दे रहा है? जो जन्नत का मालिक है। तब पूरा है, एवरीथिंग इज कंप्लीट। किसको या रसूलल्लाह, किसको आप इतनी बड़ी गारंटी इरशाद फरमा रहे हैं? वो जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। झगड़ा छोड़ने की दुआ सारी कर रहे थे ना, और मेरे सोने आका के फरमान को देखो, हक पर होने के बावजूद। पढ़े लिखे लोगों, तुम्हें पता है ना, कभी कभार गलत जगह पे दस्तक दे देते हम, है ना, गलत जगह बात छेड़ दी। वो था ही नहीं इस काबिल बेचारा, उसका दिमाग छोटा था, इतनी बड़ी बात कर दी। दलीलें, तावीलें, तबसरे, बहसें, आर्गुमेंट, निगोसिएशन, बोली जा रहा है। तो आका ने क्या फरमाया, तू मेरा उम्मती है ना, तू पीछे हट जा, तुझे मैं जन्नत में घर दे दूंगा। और घर में जिनकी बीवियां हैं, कभी कभार बेचारी का ऐसा दिमाग घूमता है, बोलती जा रही। तब क्या फरमाया, तू पीछे हट जा, दोनों काम हो जाएंगे। मैं तेरा नबी हूं, तुझे जन्नत में भी घर दे दूंगा और तेरे पीछे हटने की वजह से तेरा ये घर भी बच जाएगा। एक बात है ये, सिर्फ करके दिखाना कल तक, हक पर होने के बावजूद पीछे हो जाओ। बड़ी प्यारी बात है। अच्छा जी, अब मैंने आपसे क्वेश्चन करना है, ठीक है जी? आ जाइए गुलाम भाई, तोहफा लेकर आ जाए। किससे सवाल करूं, पहले मुझे ये बताएं। आप खड़े हो जाओ भाई, अब पीछे वाले आप नहीं होंगे खड़े, नहीं होंगे? अच्छा चलिए आप खड़े हो जाओ, आप जो हाथ खड़ा कर रहे हैं। आपकी शादी हो गई है? नहीं? चलो ये मुझे बताओ कि आप अपने पार्टनर में कौन सी 2 क्वालिटीज चाहते हो कि उस पार्टनर में 2 क्वालिटीज हो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने पार्टनर के अंदर, नाम तो बताओ। मोहसिन रियाज नाम है, बीएस कर रहा हूं, ज्योग्राफी मेजर एंड जीआईएस 7th सेमेस्टर का स्टूडेंट। गुड जी, एबटाबाद से जी। क्या पार्टनर में क्वालिटी होनी चाहिए? फर्स्ट क्वालिटी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है इस्लाम के अंदर भी, और जो मैं भी अपने पार्टनर के अंदर देखना चाहता हूँ, वो है कि पर्दा होना चाहिए बेसिकली, और जो है ना हमारे जो फैमिली है उसको लेके चलने वाली। वेरी गुड, प्योर पठान आंसर, जबरदस्त। गुड, कॉन्फिडेंस है, बचा के रखना, जाया ना कर देना। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, आमतौर पर आप में से अक्सर जो है ना, बल्कि 90% गैर शादीशुदा बैठे, ये बात याद रखना, पार्टनर ढूंढते हुए ना 3 चीजें देखी जाती हैं आमतौर पे, पैसा, खूबसूरती और जहानत। मैं नहीं कहता ना देखें, ये चीज देखी जाएगी, मैं अगर कह भी दूंगा ना देखें तो आपने देखनी है, आपने नहीं भी देखनी तो आपकी माँ ने तो देखनी है, ठीक है? लेकिन असल चीज पता क्या होती है? गुड पार्टनर। असल चीज क्या है? गुड पार्टनर। गुड पार्टनर से क्या मुराद है? जो इंसान को इंसान समझे और रिश्ते को रिश्ता समझे। इंसान को इंसान समझने से क्या मतलब है? उसे पता हो यार मेरा पार्टनर इंसान है, ये गलती करेगा, धोखा भी देगा, बेचारा परेशान भी हो जाएगा।
और रिश्ते को रिश्ता समझने का पता है मतलब है कि वो रिश्ते को बचाने की कोशिश करे, गलती उसकी नहीं है, उस पर इल्जाम लग रहा है तो माफी मांग लिया करे, सफाइयां दे दिया करे, सर झुका के बैठ के सॉरी कहने की इसको आदत हो। ये क्वालिटीज जिस पार्टनर में होती है ना, यकीन करो, क्योंकि हमारे मां बाप उस दौर के हैं जब कोई चीज खराब हो जाती थी ना, उसको फेंका नहीं जाता था, उसको रिपेयर किया जाता था। अब देखते नहीं, इतनी पुरानी शादियां हो गई इनकी, है ना, 30-30 साल हो गए, 40-40 साल हो गए। हम समझते बस हमारे माँ बाप है यार, वो मियाँ बीवी थे, कैसे इतना अरसा गुजारा उन्होंने। दिस इज इंपॉर्टेंट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद जमाल, प्रिंसिपल कमीशन कॉलेज ऑफ साइंसेज। जी मोहम्मद जमाल। सर मेरा सवाल है आपसे कि मर्द और औरत को एक दूसरे से क्या उम्मीदें होनी चाहिए? मर्द औरत को एक दूसरे में क्या तवक्कुआत होनी चाहिए, एक औरत को मर्द में क्या अच्छा लगता है, ये हॉवर्ड की रिसर्च बता रहा हूं, गौर से सुनो। एक औरत को मर्द में क्या अच्छा लगता है और एक मर्द को औरत से क्या चाहिए होता है, पक्की ठक्की रिसर्च है। नंबर 3, औरत मर्द में जो चीज देखती है ना, वो है काइंडनेस, कि ये रहम दिल है मेरे साथ, मेरे घर वालों के साथ, और ओवरऑल इसमें रहम है, ये काइंड है। ये चीज़ें औरत को बहुत मुतासर करती हैं। एंड नंबर 2, इंटेलिजेंस, कि ये ज़हीन है, और जहानत को कम्युनिकेट करने का सबसे बेहतरीन तरीका ह्यूमर है, हंसी मजाक कर सकता है। और इंटेलिजेंट का मतलब ये कि ये प्रॉब्लम सॉल्वर है। और नंबर 1 जो सबसे अहम है, द मैन हु सिग्नल्स आउट दैट ही कैन सिक्योर द फ्यूचर, वो मर्द जो औरत को किसी तरह ये बावर करवा दे कि मुस्तकबिल में फाइनेंस और पैसा ये मैं संभालूंगा और मेरे रिसोर्सेज आ जाएंगे। याद रखना, ये तीनों चीज़ें रिसर्च से साबित हैं। और मर्द को औरत से क्या चाहिए होता है, जो मर्जी आप सोच लें, आपको भी नहीं पता आपके अंदर वो क्या चीज़ है जो आप औरत से डिमांड कर रहे होते। पता क्या? रिस्पेक्ट, ओनली एंड ओनली रिस्पेक्ट। बस मर्द को सिर्फ इज्जत चाहिए, और जब उसको इज्जत मिल जाती है कई जगह से, वो कभी कहीं नहीं जाता। मर्द प्रॉब्लम सॉल्वर है, मर्द हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। याद रखना, आपके अब्बू ने हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व की है। चेस के तख्ते पर अगर मलका पिट जाए, चेस की गेम जारी रहती है, हालांकि मलका बहुत बड़ी गोटी है, गेम जारी रहेगी। लेकिन अगर बादशाह पिट जाए ना, चेक एंड मेट हो जाती है। और आप बादशाह हो, याद रखना, पेल्फा हो, आपको पर्स दिया गया, मोटरसाइकिल दी गई, गाड़ी दी गई, बच्चे दिए गए, आजादी दी गई, उसको बचाना आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। नहीं बचाओगे, नहीं कोशिश करोगे, सब कुछ छिन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन करता हूं आपसे, अब मैं क्वेश्चन ओपन करूंगा, आप में से जो जवाब दे सकेगा वो जवाब देगा और तोहफा लेगा। ये बताएं, दुनिया के कोई से 3 दरियाओं के नाम बताएं। कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अताउर रहमान है, मैं कोहिस्तान से बात करता हूँ। जी अताउर रहमान। तो आपने पूछा कि 3 दरियाओं के नाम बताए, तो पहले दरिया सिंध, दरिया चिनाब, दरिया जहलम। शाबाश, जबरदस्त। दे दे जी, इसको तोहफा दे दें जी। 4th क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अदनान अत्तारी। जी अदनान भाई। मैं के शोबे में भी हूँ, इसके अलावा टीचिंग भी करता हूँ। जी अदनान भाई। मेरा सवाल आपसे ये है, अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये निज़ाम ही खराब, हम कैसे सही रहें, तो इस बारे में हमारा क्या रवैया होना चाहिए, हम किस तरह? बात तो आप ठीक कह रहे हैं, वाकई ऐसे कहा जाता है कि निज़ाम ही ख़राब है और हम इस निज़ाम में अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। क्लर्क से लेके ऊपर तक सारे करप्शन कर रहे हैं, फला फला। रिमेंबर, सी योर ओन इनपुट। आपने हमेशा अपना इनपुट देखना है। मैं एक दफ़ा ना एक मज़ार शरीफ पे गया, मुझे कोई काम था। मज़ार शरीफ एक मजहबी जगह है। मैं जब वहां पर गया, मैंने नोट किया हर बंदा अपने हिसाब से कोई काम कर रहा है। एक बंदा कुरान पाक पढ़ रहा था, एक बंदा नवाफिल पढ़ रहा था, एक बंदा दूर से आया था सेल्फी ले रहा था, और बार बार दूसरे को कह रहा था यार थोड़ा सा ब्राइट करना, थोड़ा इसको ले, ये ले। सब अपने अपने काम कर रहे हैं, सबका अपना इनपुट था, सब अपने शौक से आए हुए थे ना, अपने काम से। अचानक अज़ान मगरिब हो गई। अब यहां से सबको नमाज पढ़ने जाना चाहिए था ना, नमाज पढ़ना फर्ज है, जरूरी है,
मैंने देखा बहुत से लोग नहीं गए और बहुत से चले गए। मैंने नोट किया इनका इनपुट क्या था। हर बंदे का एक इनपुट था, जो इनपुट उसका था उसको वो आउटपुट मिलेगा। रिमेंबर दिस फैक्ट। अब कॉलेज आए, यूनिवर्सिटी आए, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी आ गया, बस आना ही मेरा मकसद था, नहीं। आप आ गए, अब आने के बाद पंक्चुअलिटी, टीचर की बात मानना, सबक लिखना, सुनना, यह सब जरूरी था। जो सिर्फ आ रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा, जिसका इनपुट ठीक है वो लेकर जा रहा है। मेरा दादा भी कारोबारी था, मेरा अब्बू भी कारोबारी है, मैं भी कारोबारी बन जाऊं और आगे बैठ जाऊं, तबाह कर दूंगा कारोबार। हार्वर्ड की रिसर्च है कि जो कारोबार पोते तक आता है ना, 67% तबाह हो जाता है। क्योंकि दादाजी ने तो सख्त गर्मी में भी कारोबार किया था, सर्दियों में भी कारोबार किया था, और पोते को तजर्बा कोई नहीं है। आप अपना इनपुट मुझे बताएं, इनपुट क्या है, बस अपने आप का बताएं। आपने इस इकोनॉमी को जिसको बुरा कह रहे हैं, आपने क्या किया वहां पे? देखो आईसीयू का पता है, पता आईसीयू का, इंटेंसिव केयर यूनिट, एचडीयू, हाई डिपेंडेंसी यूनिट। आईसीयू के अंदर 4 डॉक्टर 18 नर्सें खड़ी हुई हैं, एक बॉडी है। कब आईसीयू में बंदा जाता है? जब डॉक्टर जवाब दे दे, मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाए, सर्जरी के फौरन बाद, या इंटेंसिव केयर चाहिए होती है। एक एक टेस्ट फौरन हो रहा है, रिपोर्ट आ रही है। पूरा माहौल, मैं रहा हूं, पूरा माहौल ऐसा होता है, मरीज के तौर पे नहीं, मतलब एक अटेंडेंट के तौर पे देखा, बहुत खतरनाक होता है। और मैंने फौरन सोचा कि ये जो अल्लाह के नेक बंदे थे ना, ये दुनिया में ना ऐसे रहते थे जैसे आईसीयू में, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, एकदम हो जाएगा कुछ। वो डरते रहते थे अल्लाह से, हर बात में मद्देनजर रखते थे कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। जब ये चीज सामने आ जाती है ना, सब चीजें क्लियर हो जाती है। आप अपना इनपुट मुझे बताएं, आपका इनपुट क्या है? बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए सिटीजन, अपना इनपुट। देखो, जान बचा के ले जाने में कोई कामयाब हुआ आज तक? बताओ, हुआ कोई? तो लगा दो सारी जान, क्यों रोकी हुई है? सारी जान लगा दो जो भी काम कर रहे हो, ताकि उसके अंदर नुमायर मुमताज रहो। क्योंकि जबरदस्ती काम करने में और जबरदस्त काम करने में फर्क होता है। कहते हैं ना, आज के जमाने में इज्जत उसी की है जो किसी का कुछ संवार सकता है या बिगाड़ सकता है। तो संवारने वाले बनो, ताकि मरने के बाद तुम्हें अच्छे नाम से याद रखा जाए। आज क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे? बताओ, सोशल मीडिया पे जो जरा सा इन हो गया, उसका कर्तव्य भी कारनामा बन जाता है। बेहयाई, गंदे मजाक करके मशहूर हो जाते हो। मशहूर होना और मकबूल होने में फर्क है। ये सारे मशहूर है, मकबूल नहीं है। आप कभी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे कि मैं इन जैसा बन जाऊं मुस्तकबिल में, या मेरी शोहरत ऐसी हो। बंदा रो रहा था यार, रो रहा था, मैंने क्लिप देखा, रोते रोते कह रहा था 96 लाख रुपए कर्जा है, मेरी मां मुझे कहेगी तो इस फुटपाथ पे भी मर जाएगा ना, मुझे तेरी कोई परवाह नहीं है, मर जा यहां पे। क्यों? उसने ये जो एप्स होती है ना जुए वाली, उन पे जुआ खेल खेल के 96 लाख रुपए कर्जा अपने पे चढ़ा लिया। और मुझे किसी ने बताया कि इन एप्स की पब्लिसिटी ये यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स ने की है, जिनके यूट्यूब के ऊपर मिलियन जो सब्सक्राइबर है, उन्होंने आकर बताया। कितने पैसों के लिए? 1 लाख रुपए ले लिया होगा आपने उससे, और कितनी बुरी हरकत कर दी आपने। आप अपने आप को सीधा करें, अपना इनपुट मुझे बताएं, आपका अपना इनपुट क्या है, उस इनपुट के मुताबिक देखें। एक उंगली का इशारा करते हैं ना, 4 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। चाइना की बड़ी मशहूर कहावत है, पूरी दुनिया को साफ देखना चाहते हो, अपने घर की दहलीज साफ कर दो, पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, वो कौन से नबी हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की दुआ मांगी थी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कौन बताएगा? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी इशफाक भाई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, फरमाया मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूं, इनको तोहफा दें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ से, सिर्फ 3 क्वेश्चन आप और लेंगे बस। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मोहम्मद अली। डॉक्टर अली, शाबाश। जी जी। तो मेरा एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपसे। जी जी। वो मसाविस है और उसके से जो हमारे पास ख्यालात आते हैं खुदा की तरफ से, उनसे बचने का बेसिक हमें शैतानी वसवसों से बचने का तरीका क्या है? एक बात याद रखिएगा, ट्राई टू हैंडल द नेगेटिव। आपको पता है कुरान पाक में 70 बार शैतान का नाम आया और 88 टाइम शैतान के नाम के आगे लाहिका लगाकर आया। शैतान कौन था, कैसे बना, इसके क्या चालें होती हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, सब कुरान में लिखा हुआ है। क्यों?
यू मस्ट नो नेगेटिव बिफोर हैंडलिंग इट। आपको हैंडल करना आना चाहिए, किस तरीके से नेगेटिव को आपने हैंडल करना है, यह बड़ा जरूरी है। आप कहते हैं मैंने शैतानी वसवसों से बचना है, वसवसे से कब आप बचेंगे? सोचे आप बैठे हुए इधर और आपके साथ एक तार जा रही है जिसपे 15,000 किलोवाट का करंट जा रहा है, इस तार के नीचे 15,000 kVA का, आप इधर बैठे हुए, करंट गुजर रहा है, करंट गुजर रहा है, करंट गुजर रहा है। आप जब उसको हाथ लगाएंगे तो भाप बन के उड़ जाएंगे, इतना करंट है वो। लेकिन अगर आप बैठे रहेंगे, करंट गुजर रहा है, आपको कुछ नहीं हो रहा। ये वसवसा है, आने दे उसको, आने दे, तवज्जो ना दे। जब तवज्जो देंगे एकदम से भग करके उड़ जाएंगे। याद रखना, मुंह से ना निकालें जो बात आपके जहन में आ रही है, याद रख लेना, मुंह से ना निकालें। जब आपकी सोचों को अल्फाज के कपड़े मिलते हैं ना, वो बहुत भारी हो जाती हैं। इसको भी बता रहे हो, इसको भी बता रहे हो, क्यों? वो बात बताने वाली नहीं थी। ये मेरा करीबी दोस्त है, उसका भी आगे करीबी दोस्त है, मत बताएं। अल्फाज बहुत पावरफुल होते हैं। मुझे एक बंदा अगर कहता है मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मैंने कहा आपके बच्चे ने आपके मुंह से ये सुना है कि वो आपकी बात नहीं सुनते? कहा मैं तो रोज उन्हें कहता हूं। मैंने कहा आपको पता नहीं था कि अल्फाज में जादू होता है, बल्कि जादू तो होता ही अल्फाज से है। आपने क्या कह दिया उस कच्चे सीमेंट वाले जहन के सामने? बच्चे का जहन कच्चे सीमेंट की तरह होता है, कच्चे सीमेंट में कुछ भी गिरा दो निशान पक्का रह जाता है। वसवसे की काट यूं करें, और हमेशा ये याद रखिएगा, बड़े पते की बात बताने लगा हूं आपको, शैतान हमेशा आपका दोस्त बनकर आएगा। जब भी आएगा ना, उसका कपड़ा ऐसा होगा जैसे वो आपको बहुत करीबी लगेगा। अब आप तो फंसोगे नहीं ना, कोई आकर के बीवी को तलाक दे दो, सूद खा लो, जिना कर लो, शराब पी लो, आप तो करोगे नहीं। तो वो क्या करेगा? आकर एक जंजीर पूरी नहीं बांधेगा आपको, क्योंकि आप तो बच जाओगे। वो जंजीर का एक सिर्फ जो कड़ा होता है ना, वो लेकर आएगा, बस। आप बाकी जंजीर खुद बनाओगे। तो पूरी जंजीर मैं लेकर आऊं, कभी बंधने दोगे अपने आप को? आप कभी नहीं बंधने दोगे, आप तो डर जाओगे, यार ये मैं क्या करने लगा। ये शैतान सिर्फ एक कड़ा लेकर आएगा, बाकी जंजीर आप खुद बनाते हो। क़यामत का दिन होगा, बंदे को अल्लाह कहेगा तूने क्यों किया? वो कहेगा मुझे शैतान ने कहा था। शैतान कहेगा कोई नहीं कहा था, सिर्फ इसको चिंगारी दिखाई थी, लपका ये खुद था। अच्छी दोस्ती कर लो, मान लो ये अच्छा दोस्त ही होता है जो कि इंसान को सही राह पे डालता है, गंदा दोस्त होता है जो इंसान को गंदी राह पे डालता है। वही बात, 6 महीने तक जो दोस्ती चल गई आपकी, उस दोस्ती से पीछा कैसे छुड़ाओगे? इस बात के ऊपर गौर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपकी तरफ से, कौन सा जी? जी रजुबे जी बात कर रहा हूँ, जी जी शोबे से मेरा ताल्लुक है जी। माशाल्लाह, आजकल के माशरे में टॉलरेंस जो है, बर्दाश्त, इसकी बहुत कमी है। ये टॉलरेंस हमारे नौजवानों में कैसे पैदा हो सकता है? टॉलरेंस और बर्दाश्त ये लेकर आए। बाकी अदम बर्दाश्त का बहुत बड़ा कल्चर बन चुका है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बर्दाश्त की किस तरह तलकीन फरमाई, क्या अंदाज था आपका? आप एक जगह से गुजर रहे थे, मजमा था, आपने पूछा क्या हो रहा है? कहा एक पहलवान है, सबको पिछाड़ता जा रहा है, सबको ही हरा रहा है। नबी पाक ने पूछा मैं तुम्हें इससे ज्यादा ताकतवर आदमी के बारे में ना बताऊं? साहबा ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह इरशाद फरमाए, कहा वो बंदा जो सामने वाले से गुस्से की बात सुने और अपना गुस्सा पी ले, वो इससे ज्यादा ताकतवर है। उसने 3 दुश्मनों को हराया। नंबर 1 सामने वाले को हराया, नंबर 2 अपने शैतान को हराया, नंबर 3 उसके शैतान को हराया। अब आप मुझे बताओ, रेसलर बनना तो आसान नहीं है ना। रेसलर बनने के लिए तो मेवेजात खाने पड़ते हैं, डंड पेलने पड़ते हैं, एक्सरसाइज करने पड़ते हैं। तो जो उस रेसलर से भी बड़ा रेसलर बन रहा है, उसको क्या करना चाहिए होगा? बर्दाश्त। बर्दाश्त लेकर आओ अपने अंदर। आप हैरान हो जाओगे रिसर्च सुन के, रिसर्च सुनो, हैरान हो जाओगे। सिर्फ 2 मिनट का गुस्सा करके जो गुस्सा आता है ना, हिल के रह जाता बंदा, 2 मिनट का, सिर्फ 2 मिनट का गुस्सा आपके जिस्म में क्या तब्दीली लेकर आता है, सुनो। नंबर 1, 7 घंटे के लिए आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल एक नेगेटिव हार्मोन है। जब आपको गुस्सा चढ़ता है, चिड़चिड़ाहट पैदा होती है, उस आवाज आ रही होती है, समझ लो कॉर्टिसोल हार्मोन पूरे जिस्म में सैलाब की तरह आ रहा है, और 7 घंटे के लिए वो सैलाब जारी रहता है। आप 2 मिनट का गुस्सा करते हो,
7 घंटे के लिए आपकी पावर ऑफ इम्यूनिटी, ये जो कुव्वत मुदाफियत है, ये जो पैथोजेंस और बैक्टीरियाज वायरसेस के खिलाफ आपकी अपनी अंदर की कुव्वत है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। और 24 घंटे के लिए आपका नींद का साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। कितने यार नादान है हम कि कोई बंदा 2 मिनट के अंदर आके हमारे पूरे 24 घंटे को बर्बाद कर जाए। कभी भी किसी को इससे खेलने ना देना, मालिक बन जाएगा आपका, इससे ना खेलने देना कभी भी, बर्दाश्त करना सीखो। एक बॉस आया, आके उसने झाड़ना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया। एम्प्लॉइज को गुस्सा चढ़ गया, तेरे बाप के नौकर है, क्यों डांट रहा है? एक एम्प्लॉय चुप खड़ा रहा, नहीं कुछ बोला। जब बॉस अंदर चला गया ना, पीछे आया, आकर कहने लगा सर खैरियत तो है, आज आप थोड़ा गुस्से में थे। बॉस को बड़ा अच्छा लगा। बॉस कहता क्यों क्यों पूछ रहे हो, मैं तो गुस्से में हूं। कहा नहीं सर आप गुस्से में रहते नहीं है ना, आज गुस्से में कोई वजह हुई तो मैं कोई हल कर सकता हूं। उसने लिख के फौरन प्रमोशन ऑर्डर साइन किए इसके और कहा आइंदा हर बिजनेस डील ये करेगा, क्योंकि इस बंदे को पता है कि कॉज होती है कोई। आप जंगल में जाएं, बिल्ली आपके ऊपर हुर्रा रही हो, भाग जाएंगे? नहीं, बिल्ली तो हुर्राती नहीं है, वो शेर नहीं है, बिल्ली है। आज क्यों हुर्रा रही है? देखो उसकी दुम शिकंजे में फंसी हुई है, दुम निकाल दो भाग जाएगी। सोचो, कभी भी किसी बात पे भड़को नहीं। और यहां पर मैं आपको एक कुलिया देता हूं, ये क्वेश्चन खत्म करते हैं। पॉज लेकर आओ, पॉज अपनी जिंदगी में ना, पॉज लेकर आओ, पॉज। गुस्से वाली बात हुई, रुक जाओ, फौरन कुछ ना कहो, कुछ ना करो, रुक जाओ, 1 मिनट के लिए रुक जाओ, पूरा दिमाग रीवायर हो जाएगा। पॉज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। मैं चुप हूं ना अभी 3 सेकंड के लिए, आप सब अलर्ट हो गए थे ना? ये गुफ्तगू के अंदर पॉज है, ये तकरीर का हुनर है। पॉज लेकर आता है स्पीकर, लोग अटेंटिव हो जाते हैं। अच्छा एक और पॉज बताओ आपको, ये कितने हैं बताएं? कितने हैं? सबको पता है? 5 नहीं है, ये 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बीच वाले पॉज है, गैप्स हैं। आप इस गैप्स को ना भूलें, ये गैप्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये गैप्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक पीरियड हुआ आपके स्कूल का, कॉलेज का, दूसरा पीरियड हुआ, उन दोनों के दरमियान जो गैप है ये इंपॉर्टेंट है। मीटिंग हो रही है, इंटरनेशनल मीटिंग हो रही है, पूरी दुनिया से डेलीगेट्स आए हुए हैं, एक लेक्चर खत्म हुआ, दूसरा लेक्चर शुरू हुआ, दोनों के दरमियान एक पॉज आया, आपने मोबाइल पकड़ लिया, ओ भाई आंखें उठा के देखो, पूरी दुनिया से डेलीगेट्स आए हुए हैं, पीआर बनाओ, उससे वास्ते लो, उसका नंबर लो। पॉज, गैप्स। अच्छा आपकी जिंदगी में जितने भी गैप्स हैं सबको इकट्ठा करें, एक नई जिंदगी नहीं बन जाती। गैप्स को जाया कर रहे हो, अच्छी रील सुन लो, उसके अंदर बेहतरीन किस्म की मोटिवेशनल रील सुन लो। आप साइंस पढ़ते हो, साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ लो। पॉज, रुक जाओ, 30 सेकंड के लिए भी रुक जाओ, ऐसे करके अपने मुंह से कुछ निकालो ना, यकीन करो पूरा दिमाग रीवायर हो जाता है। तो गुस्से में हो, फोन ना उठाओ फोन। मना बाद में कह देना जी उसका मैं गुस्से में था, मैं फोन नहीं उठा सका, सॉरी, या मैं उसका कोई काम कर रहा था, ना उठाओ। एक गलत जुमला निकल गया ना, फारग कर दोगे उसको भी, खुद ही फारग हो जाओगे। जहरीले लफ्ज होते हैं कुछ, जला के राख कर देते अगले को। मैं क्वेश्चन करता हूं आपसे जी, मुझे ये बताएं पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? जी पूछ ले गुलाम मोहम्मद भाई, जल्दी पूछ लें। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नियाज़ अब्बासी जी। पाकिस्तान का कौमी दरख्त देवदार है। देवदार, जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम रेहान है, मैं आपसे ये सवाल करूंगा, तालीम तो हम हासिल कर रहे हैं, लेकिन इसका असल मकसद क्या है? तालीम का असल मकसद क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गौर से इसका जवाब सुनिएगा। तालीम हम सब हासिल कर रहे हैं, इसका असल मकसद क्या है? याद रखना, आज से 30 साल पहले या आज से 30 साल बाद या आज, तालीम और तरबियत का एक ही मकसद था, है और रहेगा। क्या? थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज से कई साल पहले 1960 में आरपा नेट यूएसए में बना था। आरपा नेट मिलिट्री को रिसर्च से मिलाने का एक कनेक्टिंग जरिया था, और फिर वो इंटरनेट बन के हमारे पास आ गया। पता नहीं उनके पास क्या टेक्नोलॉजी आई होगी। उस वक्त भी तालीम का यही मकसद था, क्या? कि आप में थिंकिंग डेवलप हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग पैदा हो। आज के दौर में इंसान बहुत आगे निकल गया है। आपको पता है टेस्ला ने पहली रोबो टैक्सी बनाई। व्हाट इज रोबो टैक्सी? विदाउट ड्राइवर वो गाड़ी चलती है, ड्राइवरलेस कार है। ये तो सुना होगा आपने ना, लेकिन असल में वो चीज क्या है मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं।
मैं अभी अपने घर से यहां पर आया हूं, मैं अपने घर जाऊंगा गाड़ी पे, मैं घर जाके गाड़ी कहां खड़ी करूंगा? बताओ कहां खड़ी करूंगा? पार्किंग में, गैराज में। मैं घर चला गया सोने के लिए, गाड़ी फारिग खड़ी हुई है। मुझे टेस्ला ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिया है जो सॉफ्टवेयर गाड़ी में इंस्टॉल हो जाएगा और रात को जब मैं सोया गाड़ी खुद ब खुद निकलेगी और सारी रात टैक्सी बनी रहेगी। सारी रात ऑटोमेटिक चल रही है। एयरपोर्ट से घर, हवाई अड्डे से घर, रेलवे स्टेशन से घर, बस अड्डे से घर, और जब मैं उठूंगा बुलाऊंगा टैक्सी मेरे पास आ जाएगी, मैं सोया रहा, पैसा बनता रहा। दिस इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आपको पता ऑप्टिमस आने वाला है, ये रोबोट है, नौकर रोबोट, सारे काम करेगा, आपको सजेशंस भी देगा, टमाटर लेकर आएगा, घर के कपड़े साफ करेगा, सब कुछ करेगा। सिर्फ $20,000 इसकी प्राइस है और 2026 तक ये एबटाबाद की मार्केट में आ जाएगा। कैन यू इमेजिन? अमेजॉन, सुना ना नाम अमेजॉन का? दुनिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस है उसका। सारी पैकेजिंग, सारी इन्वेंट्री, सारी लॉजिस्टिक्स, यानी सामान उठाना रखना, सारा गोदाम, सारा रोबोट्स कर रहे हैं, एक बंदा भी नहीं है। लैरी फिंग ना ब्लैक रॉक का सीईओ है। ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसके एसेट्स $10 ट्रिलियन के हैं, 10 खरब डॉलर के। उसकी स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, वो लिखता है कि नाउ द नेशन with shrinking population and aging population, they will replace their manpower with AI and robots. पहले पूरा यूरोप, पूरा वेस्ट, पाकिस्तान, बांग्लादेश पे इंहिसार करता था क्योंकि हमारे पास वर्कफोर्स ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है, तो उनको सस्ती लेबर मिल जाती थी। लेकिन अब उधर की तो पॉपुलेशन जीरो हो गई ना। कई मुल्क है वहां पे जीरो पॉपुलेशन है, लोग बूढ़े बहुत हो रहे हैं, नए पैदा नहीं हो रहे, वो नहीं, उधर पॉपुलेशन जीरो हो गई। वो जल्दी रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, जल्दी रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं ताकि उनकी ये कमी पूरी हो सके। तो इन हालात में आप मुझे बताएं एजुकेशन का सही पर्पस क्या है? टू गिव मी सोल्यूशन, मुझे हल दो। मसाइल पुराने हैं, मुझे नए हल चाहिए। ये सारी एजुकेशन सिस्टम जो है ना, ये इंडस्ट्री को सर्व करने के लिए बना हुआ है। एमए फारसी कौन है? एमए पॉलिटिकल साइंस कौन करता है? सारे कंप्यूटर्स में, सारे इंजीनियरिंग में। वो चीज जो सर्व करती है इंडस्ट्री को, उनके मेरिट हाई हुए हुए। मैं आपको बताऊं जापान का जो एजुकेशन सिस्टम है, गौर से सुनना, बड़ा मुझे लुत्फ आया पढ़ के। जापान में स्ट्रगल को कोरिलेट किया जाता है एजुकेशन से। मेहनत, एजुकेशन का मतलब मेहनत, बस स्ट्रगल। उनकी जो स्टोरीज है ना, फोक स्टोरीज, जिस तरह हमारे यहाँ कछुआ खरगोश है और प्यासा कौवा है, उधर की स्टोरीज में भी स्ट्रगल सिखाई जाती है बच्चों को। नंबर 1 चीज, बच्चे हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस रहते हैं जापान में। मैं नारायण गया अभी, रास्ते में लिखा था वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब यहां पर काम जारी है। तो जापान में बच्चों के ऊपर ये लेबल है कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है, बच्चा हमेशा सीख ही रहा है, बच्चे का ग्रोथ माइंडसेट बनता है। नंबर 2, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये ज्यादा ज़हीन है, ये ज्यादा खूबसूरत है, ये ज्यादा सेहतमंद है, ठीक है, लेकिन इसको लिमिटेशन नहीं बनाते। उन्होंने किताबों में लिखा हुआ है कि बंदा अपने मां बाप से सिर्फ कद, रंग, नस्ल, जात लेता है, बाकी सब कुछ खुद कर सकता है। और नंबर 3, जिस तरह हम अपने निसाब में नए नए सवालात और नए नए असबाक डालते हैं ना, वो लोग अपने निसाब में नई नई मुश्किलात डालते हैं। बच्चे को मैथ्स का सवाल दिया, मैंने वीडियो देखी है, और बच्चे को बताया नहीं फार्मूला के कैसे इसका हल करना है, नहीं बताया। बच्चा तंग आया हुआ है, देख रहा है, सोच रहा है, और नीचे लिखा था छोटा सा इसका माजी है, ये फार्मूले एनालॉजीज ला ला के ट्राई कर रहा है, कंफ्यूजन में है, इसका पीरियड ऑफ कंफ्यूजन बढ़ाओ ताकि ये प्रोडक्टिव हो सके। नो राइट आंसर, सही आंसर कोई नहीं है, कई आंसर दे दो ताकि तुम्हें जिंदगी में पता चल सके कि हर मसले के कई आंसर होते हैं। तो एजुकेशन का मतलब 2 ही है, थिंक और प्रॉब्लम सॉल्विंग। और यहां मैं एक बात ऐड करूंगा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। याद रखना, इलॉन मस्क का ना इंटरव्यू आया था। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर 3 आदमी है इस वक्त। इस बंदे का ना सोचने का अंदाज बड़ा अजीब है। ये सवाल करता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इसने नासा को जाकर कहा कि ये तुम्हारा रॉकेट उड़ता है और फिर फट जाता है, वापस नहीं आता, ये वापस आना चाहिए। नासा दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, साइंस कहती है कि वापस आ ही नहीं सकता। उसने कहा वापस क्यों नहीं आ सकता, वापस आएगा। उसने कहा आ ही नहीं सकता। कहा किसने कहा साइंसदानों ने कहा साइंसदान हम जैसे इंसान थे ना, चलो एक चीज भूल गए, वो मैं कह देता हूं। उसने फैल्कन 1 उड़ाया, फैल्कन 1 उड़ा, तबाह हो गया।
आधा बैंक बैलेंस गया उसका। फैल्कन 2 उड़ा, तबाह हो गया, बाकी आधा भी गया। बैंक से फोन आया, बेटा तेरे पास पैसा कोई नहीं है, तू दुनिया का अमीर तरीन था, टगेगा हो गया, अब कहा उड़ाऊंगा। फैल्कन 3 उड़ाया, वो भी तबाह हो गया। और फिर फैल्कन 4 उसने उड़ाया, वीडियो देखो, जहाज उड़ा, उड़ के वापस आया, और जैसे ही वापस आके टिका वो फिर दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी बन गया। क्वेश्चन करो, वाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। इलॉन मस्क ने कहा था कि इस वक्त दुनिया में 3 काम है सिर्फ, जिन कामों के ऊपर आपकी जॉब बेस करेगी। लिख लो, ये ले जाओ, 3 चीजें बस। नंबर 1 कम्युनिकेशन, बोलना सीख लो। जबान कोई भी पकड़ लो, लेकिन मेरी आपकी मजबूरी कौन सी जबान है? उर्दू तो है, मजबूरी कौन सी जबान है? आप सब जानते हैं। आप इंटरव्यू देने जाओगे, अंग्रेजी, सारे दाने अंग्रेजी के। मैं जापानी फल पे वीडियो बनाने बैठा, मुझे उर्दू में कोई भी लिटरेचर नहीं मिला। याद रखना, मैं उर्दू के खिलाफ नहीं, उर्दू मेरी कौमी जबान है। जितना वतन से प्यार होता है इतना कौमी जबान से प्यार होता है, लेकिन सिर्फ मुझे पढ़े लिखे लोग सिर्फ बताएं जो इन टच है रिसर्च के साथ। क्या मिलेगा उर्दू में रिसर्च के अंदर? बताओ, है कोई रिसर्च? नहीं है, सारी रिसर्च इंग्लिश में है। कम्युनिकेशन स्ट्रांग कर लो, बोलना सीख लो, तुम्हारी टांगे कांप रही होती है। मेरी इंजीनियरिंग फर्म है, मैं जब इंजीनियर्स को हायर करने लगता हूं, टांगे कांप रही होती हैं यार, बोला नहीं जा रहा होता। 4 लफ्ज अंग्रेजी के मुंह से नहीं बोल सकते। क्यों नहीं सीख रहे? आप मुझे बताएं, क्यों नहीं सीख रहे? वाई यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश? डू यू नो दिस लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज? Every employer will demand this language from you. And I have heard that if a person knows English, his pay will increase by 22%. तनख्वाह 22% बढ़ जाएगी अगर आपको अंग्रेजी आती है। मैंने इसका तजर्बा किया, मैंने कारी साहब पे तजर्बा किया। मैंने कहा कारी साहब पे तजर्बा करो ना। याद रखना, 3000 लफ्ज अगर आपको अंग्रेजी के आते हैं ना, आप एक सादा सफा अंग्रेजी का समझ लोगे। 3000 लफ्ज अगर आपको आते हैं, अगर 10,000 आ जाते हैं तो आप मास्टर बन जाते हो। डिक्शनरी याद करो, मैंने डिक्शनरी याद की थी, 10,000 वोकैबुलरी तक मैं पहुंचा हूं। 3000 लफ्ज अगर आप सीख लेते हो तो आपको एक सिंपल आ जाएगा। मैंने कारी साहब से कहा, कारी साहब कितनी तनख्वाह है? कारी साहब ने कहा 25,000। मैंने कहा कारी साहब अंग्रेजी सीखें, तनख्वाह चाहिए आपको। मान गए, 3000 लफ्ज सीख लिए। कारी साहब ने जूम के ऊपर अमेरिका में कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया, और अमेरिका के मुसलमान की डिमांड क्या थी? कारी अंग्रेजी वाला, क्योंकि मेरे बच्चे तो अंग्रेजी बोलते हैं। अब कारी साहब को तनख्वाह डॉलर में मिल रही है। बढ़ गई तनख्वाह, बढ़ गई। नंबर 1 इज कम्युनिकेशन एंड नंबर 2 इज कंप्यूटर। सर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ना, अपनी इंग्लिश को कंप्यूटर से नथी कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कंप्यूटर में बीएस करें, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश को कंप्यूटर से नथी करें। सर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अपनी ज़राअत को कंप्यूटर से नथी करें। सर आप जो भी कर रहे हैं, आप इमाम मस्जिद हैं, आप कंप्यूटर से नथी करें। मैं एक ऐसे इमाम मस्जिद को जानता हूं, उसने पता क्या किया, उसके इलाके के लोग ना बाहर बहुत जाते थे, उसने एक पोर्टफोलियो बना दिया कंप्यूटर पर, ड्रॉप बॉक्स बना दिया। जो भी बाहर जाता था ना, उसको कहता था इस लिंक पे आके ना अपनी इस मस्जिद के लिए चंदा जरूर देना। वो जो जहां जाता था वो एक सेंटर बना हुआ है, चंदा मस्जिद को आ रहा है। मस्जिद बड़ी बनी, मस्जिद में जामिया बना, मस्जिद में बड़े बड़े शीशे लगे। उसने अपनी मस्जिद को कंप्यूटर से नथी कर दिया था। मस्जिद में जो हो रहा है देखा जा रहा है। अपने आप को कंप्यूटर से दूर मत करना। कंप्यूटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मशीन छा गई है हर जगह पर। हमारा मदनी चैनल है, एक मजहबी चैनल है, उसके अंदर हमारा जो खबरें पढ़ने वाला बंदा था ना, हमने एआई से रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। गई जॉब ना, जॉब गई। और जो हमारी ट्रांसलेशन मजलिस है ना, ट्रांसलेशन हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, किताबों की करते हैं। पहले क्या करते थे, हजरत आ जाए ना आप, एक एक लफ्ज के पैसे देंगे आपको। अब बताओ गूगल ट्रांसलेट की वजह कोई जरूरत है हमें? गया बंदा, एक और गया, उड़ते जाओगे उड़ते जाओगे। नंबर 1 कम्युनिकेशन, नंबर 2 कंप्यूटर, नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी से बोलना सीखो, खुद एतमादी लेकर आओ। नहीं आता तो नहीं आता, क्या हो गया, नहीं आता मुझे, मानता हूं मैं सीख के आऊंगा, सीखने का जज्बा है मुझ में, ये कॉन्फिडेंस है। मैं एक दफा दुआ करा रहा एक जगह पे, 3-4 हजार बंदा बैठा होगा, दुआ मांग रहा था मैं। दुआ मांगते मांगते ना मुझसे गलती हो गई। अब क्या करूं, गलती हो गई मुझसे, क्या करूं बताओ? रो बैठ के, अरे गलती, सुभान भाई ने गलती कर दी, लोग तो वट्टे मारेंगे, क्या होगा, बैठ जाओ, भाग जाओ। क्या हुआ यार,
जब से कायनात बनी है इंसान गलतियां कर रहा है, गलती करती तो क्या हो गया, क्या हो गया? सारी जिंदगी गलती को सोच सोच के मरीज बन जाऊं, ठीक कर लेता हूं, ये कॉन्फिडेंस है। कुछ नहीं होता, इंसान गलती करता है। और ये 3 स्टेप में कॉन्फिडेंस ले जाओ आज स्टूडेंट्स मेरे और सारे, ये 3 स्टेप्स में कॉन्फिडेंस ले जाओ आज। ये 3 स्टेप्स है कॉन्फिडेंस के। नंबर 1, एबिलिटी टू लर्न। आपको यह अंदाजा होना चाहिए कि मैं सीख सकता हूं, मेरे में सलाहियत है, नंबर 1। नंबर 2, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। आपको यह अंदाजा होना चाहिए जो मैंने सीखा मुझे समझ भी आ गया है, मुझे समझ आ रहा है ये, अगर नहीं आया मैं पूछ लूं उस्ताद से। नंबर 3, एबिलिटी टू इंप्लीमेंट दिस थिंग इन माई लाइफ। मैं जो भी सीख रहा हूं, जो समझ रहा हूं, वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह अप्लाई कर सकता हूं। बस आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, किस तरह अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंग्लिश को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यकीन हो जाए ना, यकीन करें आप इनविंसिबल हो जाएंगे। ये मेरे दरसे निज़ामी करने वाले जो बच्चे बैठे हुए, मुझे बताएं आप अपनी दरसे निज़ामी को प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंटेशन किस तरह कर सकते हैं। बस ये आपकी ये यूनिवर्सिटी है पीछे इस्लामाबाद में, फौज की यूनिवर्सिटी है वो। तो वहाँ पर मैं गया था विजिट करने एक उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे बताएं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ मैंने पूरे पाकिस्तान की घूम ली हैं, मुझे ये बताएं आपकी यूनिवर्सिटी में अलग से क्या चीज़ है। उसने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा नीचे सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल इसके ऊपर सिविल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, आए आपको दिखाते हैं। वाकई ऊपर बिल्डिंगें बन रही थी प्रैक्टिकल होलोग्राम के साथ। जब मुझे पता होगा ना कि मेरी पढ़ाई का ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, मैं इनविंसिबल हो जाऊंगा। मुझे पता चल जाएगा मैं पैसा कमा लूंगा इस पढ़ाई से। अपने से किए हुए वादे कभी ना तोड़ना, कॉन्फिडेंस सेटर हो जाएगा। जो काम सबके सामने करते हो तन्हाई में भी वैसे काम करना, छा जाओगे। कॉन्फिडेंस, ये 3 चीजें मैंने आपको बताई, इस पे अमल करें।